गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम 25 सितंबर की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बूट, जिसे हमने इंटीग्रेट किया है विद द पीएम किसान स्कीम। ओके, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, एक तरह का यू कैन कंसिडर कि एक ब्रेन जैसा कुछ इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने पीएम किसान के साथ, इसे इंटीग्रेट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि फार्मर को अगर कोई क्वेरीज चाहिए हो इस स्कीम से रिलेटेड तो वो इस स्कीम से पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट के पास या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स विजिट करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन हैव द क्लियर एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज टू देयर क्वेरीज। It basically assists the farmers in seeking information related to their application status, क्योंकि पीएम किसान स्कीम में आपको 6,000 रुपये मिलते हैं ना। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल्स, और अगर आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं हैं, इनएलिजिबल हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो वो सब पूछा जा सकता है। आप एक तरह का रोबोटिक कंसेप्ट इसे कंसिडर कर सकते हैं। चैट बूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड चैटर बूट्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ यूज्ड इन मैसेजिंग एप्स। जैसे कि आप कोई वेबसाइट ऑन करते हैं तो उन वेबसाइट्स पे आइकन बने रहते हैं कि यू कैन आस्क एनीथिंग, फिर आप उस पर टच करते हैं तो एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म खुल के आता है, तो आप क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। जैसे कंसिडर बाईजूस आपने खोली और नीचे आता है कोई आइकन आस्क एनीथिंग। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिर्फ पीएम किसान स्पेसिफिक है। ओके, तो पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड ही ये क्वेरीज को आंसर करेगा। चैट बूट्स दे टेंड टू ऑपरेट इन वन ऑफ द ईदर वे, या तो मशीन लर्निंग, या तो उनको सिखाओ ऑपरेट करके कैसे कैसे करना है, या पहले से प्री प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस उनमें ऑपरेट कर दो। अब ये चैट बूट फंक्शन कैसे करते हैं? फंक्शन थ्रू मशीन लर्निंग, और उस मशीन लर्निंग में चैट बूट्स जो है आपके, दे फंक्शन थ्रू मशीन लर्निंग एंड दे हैव एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये हमारे ब्रेन के कॉन्सेप्ट से ही इसमें कॉपी पेस्ट किया गया है। Chatbot functions through machine learning and they have an artificial neural network which is inspired by the neural nodes of the human brain। हमारे जो ब्रेन में न्यूरल नोड्स होते हैं वो भी तो चीज़ों को याद करते हैं। हमारा ब्रेन तभी चीज़ों को याद करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन करता है। अब फेसबुक की एक पेरेंट कंपनी है मेटा। इट हैज़ अ मशीन लर्निंग चैटबॉट। ओके, पीएम किसान स्कीम के बारे में बात करते हैं। द स्कीम आपको 6,000 रुपये प्रोवाइड कराएगी पर ईयर इन दी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी 4 मंथ। और कैसे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डीबीटी जिससे आपके डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो ये आपके आधार कार्ड से या फ़ोन नंबर से लिंक होता है, तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो ये फ़ायदा है डीबीटी का। हमारी जो पीएम स्कीम है जो हमारी पीएम किसान स्कीम, वो कवर करती है सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। पीएम किसान स्कीम डेवलप्ड एंड डिज़ाइंड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस स्कीम जो ये पीएम किसान स्कीम है, इसके लिए आपको एक मैंडेटरी फिज़िकल वेरिफिकेशन कराना ही होता है विच इज़ डन एवरी ईयर एज़ पर दी प्रोविज़न एंड इट इज़ नॉट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये जो पीएम किसान स्कीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेंशनर हैं या आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो आप इस स्कीम में एनरोल नहीं कर सकते। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट रिफर्ड द 1998
5-judge Constitution Bench judgment PV Narasimha Rao case to a 7-judge bench for reconsideration. सबसे पहले PV नरसिम्हा राव का ही केस किया था. इनके अकॉर्डिंग इन बेसिकली इनके अगेंस्ट किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में पास कर दिया और कहा गया था कि ये ब्राइबरी लेके किया गया है. इनके अगेंस्ट ऐसा करना नहीं था. तो ब्राइबरी लेके इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया. नो कॉन्फिडेंस मोशन तब यूज़ होता है जब गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में लूज़ कर चुकी होती है. अब केस किस बारे में? केस डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 105 क्लॉज 2 and 194 clause 2 of the constitution, which talk about your parliamentary privileges and immunity to members of the parliament and state legislature against criminal prosecution on bribery charges for any speech or vote in the house. ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं 105 एंड 194 क्लॉज 2, ये क्या कहते हैं? दैट नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in the parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of publication by or under the authority of either house of parliament or under the authority of either house of parliament of any report, paper, vote or proceedings. अब मान लीजिए पार्लियामेंट के मेंबर्स कोई बिल डिस्कस कर रहे हैं और उसके बेसिकली कंसेप्ट के लिए वोटिंग हो रही है, या फिर कोई भी प्रोसेस चल रहा है वोटिंग का, चाहे वो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन की कॉन्सेप्ट में हो. तो अगर ये सब प्रोसेस किसी ने उनको इस चीज़ के लिए क्वेश्चन किया है और इसकी बेसिकली उनको इस चीज़ के लिए कोर्ट में डाल दिया है कि आपने ये क्यों किया, आपने ऐसा कैसे किया, आपने ऐसा वहाँ पे ऐसा कैसे बोला, तो ये सब चीज़ों के लिए वहाँ के लोग बेसिकली लाइबल नहीं होंगे. इफ़ एनीथिंग सेड इन द कोर्ट और वोट बाय हिम इन द बेसिकली नॉट द कोर्ट बट द पार्लियामेंट, या नॉट इवन द मेंबर्स बट इवन द कमिटी मेंबर्स. कमिटीज़ बना दी जाती है, रिमेंबर, स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी. The purpose of Article 105 Clause 2 is to ensure that they can perform their duties without fear of consequence. अब भाई डर डर के वो चीज़ें अगर करेंगे तो फिर तो जो पर्पस है किसी बिल का या किसी भी काम का, तो वो इंश्योर कर ही नहीं पाएंगे. आर्टिकल 194 क्लॉज 2 डिफरेंस ये है कि जो 105 था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और 194 लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए. देयर अ डिफरेंस बिटवीन टू. नाउ द पर्पस कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रेफ़र किया है 5 जज बेंच का जो ये केस था, जजमेंट थी, वो 7 मेंबर की बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है, so that they can ensure that the parliament and state legislature can discharge their duties freely, बिना किसी डर के, बिना किसी एलिगेशन या कॉन्सिक्वेंस के. They can speak, they can vote. पार्लियामेंट प्रिविलेजेस होते क्या हैं? स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़, exemptions enjoyed by the two houses of the parliament, their committees, their members. इस डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर्स ही इंजॉय करेंगे, कमिटीज़ के मेंबर्स भी. यहाँ तक कि ये भी आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डिफाइन भी है. कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टेटमेंट रॉन्ग है, दे आर डिफाइंड. अंडर these privileges, member of the parliament exempted from any civil liability but not criminal liability for any statement made or act done in the course of their duties. उनको प्रोटेक्शन मिलेगी लेकिन सिर्फ सिविल केसेस में.
क्रिमिनल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्रिमिनल्स में दे विल बी लायबल। प्रिविलेजेस आर क्लेम्ड ओनली अगर आप मेंबर हैं हाउस के, और अगर आप नहीं हैं तो प्रिविलेजेस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये कुछ कुछ जो कंसेप्ट है प्रिविलेजेस का, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले कंसेप्ट से मैच करता है, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन दोनों बहुत ही अलग हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती है कि दोनों सेम है या नहीं, या अलग है। तो दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कुछ लिमिटेशंस भी हैं प्रिविलेजेस की। अब ऐसा नहीं है कि आपको छूट दे दी तो पूरी दे दी, नहीं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बैरियर्स हैं। और वो है कि आर्टिकल 121 और क्या कहता है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट, हाई कोर्ट कंडक्ट, जजेस का कंडक्ट while they are performing their duties. You are not supposed to discuss about these members, these people. Member enjoy immunity from arrest in any civil case 40 days before and after the adjournment of the house or during a session. 40 days before and after the adjournment of the house. Remember this. अरेस्ट विद इन द पार्लियामेंट्स लिमिट, अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर से सिटिंग में से आपको अरेस्ट किया जाता है तो हाउस की परमिशन बहुत ज़रूरी है। डिटेंशन ऑफ एनी मेंबर अगर की जाती है, डिटेंशन क्या होता है, जब आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इंसान कोई क्राइम कर सकता है जबकि किया नहीं है, कर सकता है, तो उनको किसी फोर्सेस के या फिर पुलिस के निगरानी में रखा जाता है ताकि वो कोई क्राइम ना कर पाए। तो अगर ऐसे डिटेंशन भी होता है तो चेयरमैन ऑन द स्पीकर शुड बी इन्फॉर्म्ड। बिना इन्फॉर्म्ड किए आप ये सब नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि आपको रीज़न भी बताना होगा। बट अ मेंबर कैन बी अरेस्टेड आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द हाउस ऑन क्रिमिनल चार्जेस। क्रिमिनल चार्जेस अगर आप पे लगते हैं तो आप पार्लियामेंट के अंदर अरेस्ट नहीं हो सकते, बट यू कैन बी अरेस्टेड आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द हाउस। अगर आपको चार्ज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, या ऐसा कोई एक्ट जो इन तीनों से मिलता जुलता है, रिलेट करता है। मेंबर ऑफ द हाउस हैव द पावर कि वो एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स को जो हाउस के मेंबर नहीं हैं, ताकि वो फेयर और फेयर डिस्कशन कर सके। भाई कुछ सीक्रेसी भी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं और वहाँ पे तो कितने सारे मीडिया भी खड़े रहते हैं, तो उन्हें हटाना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, फॉर पैरामाउंट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रोसीडिंग शुड बी कम्युनिकेटेड विद द पब्लिक, कि भाई पार्लियामेंट के अंदर चल क्या रहा है। टीवी पे आप देखते हो प्रोसीडिंग दिखाई जाती है, सो इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। जो पता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, India's fan market is undergoing a transformative evolution driven by the changes in policy and a growing commitment to sustainable energy practices। भाई जो हमारे सर के ऊपर ये पंखे चलते हैं, इनको बनाने की पॉलिसीज़ में चेंजेस होने वाले हैं। अब इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि भैया इंडिया का गोल है कि उसको हार्मफुल इमिशंस रिड्यूस करनी है 45% बाय 2030। क्लाइमेट है, अब ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे पास सस्टेनेबल सोर्सेज हों, एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस हों। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है और फ़ैन भी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। यहाँ तक कि काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया था कि 90% ऑफ हाउस होल्ड्स इन इंडिया यूज देम, और दे आर द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एज वेल, से ज़्यादा बिजली खाते हैं। हमारा जो इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान है वो क्या कहता है, कूलिंग डिमांड रिड्यूस की जाएगी अक्रॉस द सेक्टर्स 20-25% बाय 2037 to 38। इट एम टू रिड्यूस द रेफ्रिजरेंट डिमांड बाय 25-30%, even the cooling energy requirement by 25-40% by 2037-38। कुछ इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस, जैसे कि बिल्डिंग्स, डोर्स एंड विंडोज़, उन्हें इस तरह से बिल्ड कीजिए कि वो एयर टाइट रहें ताकि हम एनर्जी को बचा सकें। वाइट पेंटेड रूफ, छतों को सफ़ेद रंग का पेंट कीजिए। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, ज़रा याद रखें।
स्पेस कूलिंग क्या होता है? ये भी एक बेसिकली बिल्डिंग बनाने का कंसेप्ट होता है जिसमें आपको थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ किया जाता है। थर्मल कंफर्ट क्या होता है? ये एक ऐसा कंडीशन है माइंड का कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है विद द थर्मल एनवायरनमेंट। ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, एकदम मैनेज कर पाते हैं आप अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। उजाला प्रोग्राम। उजाला प्रोग्राम क्या बेसिकली प्रमोट करता है? द इफ़िशिएंट यूज ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। इफ़िशिएंट यूसेज ऑफ एनर्जी, दैट इज़ efficient usage with respect to consumption, savings and lightning। कंजप्शन, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। ये जो प्रोग्राम है, इट हैज़ इवॉल्व टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट ज़ीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम। ज़ीरो सब्सिडी, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी हुआ है क्योंकि रिटेल प्राइस एलईडी बल्ब्स का काफ़ी रिड्यूस हो गया है, 350 से 70-80 पे पहुंच गया है। हमारा जो ये उजाला प्रोग्राम है, इट इज़ लीड बाय द एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, जो इस प्रोग्राम से डील करते हैं, इसे देखते हैं। हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सेटअप किया था 2002 में अंडर द प्रोविज़न ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है, जो जेपी मॉर्गन अपने इमर्जिंग इंडेक्स में इमर्जिंग इंडेक्स जो इकोनॉमिक उनका इंडेक्स है एक तरह का, वो इंडिया को इंक्लूड करेंगे उसमें। ठीक है, ये वही स्टेटमेंट है। अब एक आपके लिए टर्मिनोलॉजी है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या होता है? ये हम बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट और मेच्योरिटी रेट के कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। उस प्लॉटिंग को ही हम यील्ड कर्व कहते हैं, क्योंकि भाई जब गवर्नमेंट बोरो करती है बॉन्ड्स को तो उनका टाइम पीरियड 1 महीने से 30 सालों तक रहता है। तो अगर इन्वेस्टर्स आते हैं उनसे उनमें इन्वेस्ट करने, तो वो कुछ तो रिपोर्ट्स देखेंगे कि वो भाई शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। तो उस चीज़ के लिए यील्ड का प्लॉट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्विफ्ट। स्विफ्ट स्विफ्ट क्या होता है? ये बेसिकली सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, एक ट्रस्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो क्या अनेबल करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोबल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। भाई कंफर्म करो कि पैसा ट्रांसफ़र हो गया है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल दे रखा है। लेकिन स्विफ्ट डज नॉट एक्चुअली मूव द मनी, इट ऑपरेट एज अ मिडल मैन वेरीफाई करे इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। कहाँ पे बेस्ड है? वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ इन बेल्जियम। यहाँ तक कि हमारा खुद का भारत का भी फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ एक्सेस टू स्विफ्ट। स्विफ्ट से पहले हम टेलेक्स यूज़ करते थे। रशिया इज़ हेविली reliant on swift platform because of payment of natural resources like oil। financial companies like Ripple, इवन वो एक स्विफ्ट के अलावा एक अल्टरनेटिव प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हैं, ऑफरिंग इंटरलेजर प्रोटोकॉल। इवन रशिया वर्किंग विद डिजिटल रबल। बेसिकली स्विफ्ट के अल्टरनेटिव्स हैं ये सब। अगर स्विफ्ट से आपको निकाल दिया जाए, जैसे कि रशिया के साथ हुआ था, तो रशिया का जो सेंट्रल बैंक है, दे कांट यूज़ देयर फॉरेक्स रिज़र्व। वो अपने फॉरेक्स रिज़र्व को यूज़ नहीं कर सकते। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, जिसे फाउंड किया गया था इन 1999। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है क्रिएटेड विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कस्टमर्स। स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने बीमा सुगम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ पे कस्टमर चूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस में उन्हें अपने लिए क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहिए। ओके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
द सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अ सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और ये कब स्टेब्लिश हुई थी? 1916 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कोलकाता में। जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे है वो क्या करता है? वो बेसिकली सर्वे करता है जितने भी पूरा फोनेस्टिक सर्वे है। फोनेस्टिक से हमारा मतलब है फौना सर्वे, फ्लोरा फौना होता है ना, वही। एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज लीडिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑन द एक्सेप्शनली रिच फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। जैसे कि जूलॉजिकल हमारे फौना करता है, बॉटनी हमारे प्लांट्स करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं। तो इससे होता क्या है? नॉलेज एडवांस होती है, हमें पता चलता है चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एक न्यू स्पीशी डिस्कवर हुई है फ़िश की, जिसे हम गुरनाट्स और सी रॉबिन कहते हैं। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में। एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। और आपका नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मुकुर्ती नेशनल पार्क किस किस पार्क से जुड़ा हुआ है? इट इज़ एसोसिएटेड विद मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर, नागरहोल, वेनाड एंड साइलेंट वैली। मुकुर्ती नेशनल पार्क में एक कीस्टोन स्पीशी है नीलगिरी थार, जिसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। इम्यूनाइजेशन व्हील कॉल्ड टीकाकरण चक्र in Hindi is a plastic laminated cardboard construction which is developed and funded by Clinton Foundation under the Clinton Health Access Initiative. Basically अब कोई चीज़ व्हील पे है तो इसका मतलब ये इम्यूनाइजेशन का पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी। Indian Navy's warship INS Shayadari participated in the first trilateral. Trilateral means तीन maritime partnership exercise with Royal Australian Navy and the Indonesian Navy. प्रोजेक्ट 17 क्लास को क्या कहते हैं? शिवालिक क्लास। मतलब इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट 17 क्लास के अंदर, वो शिवालिक क्लास से बिलोंग करते हैं। शिवालिक क्लास आप मान लो कि जो नेवी में ये शिप्स बनाए जाते हैं इनका क्लासिफिकेशन है ये। नेक्स्ट है कोबल गली मुश्को वैली, जो कि कब किसी ज़माने में एक बैटल ग्राउंड होता था कारगिल वॉर का, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। और आज के टाइम पे वहाँ टूरिस्ट जाते हैं देखने उस जगह को। उसके बाद गुरीज़ वैली कहाँ है? कश्मीर में। गुरीज़ वैली लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है। और गुरेज वैली विद इन द कृष्णा गंगा रिवर डेमार्केटिंग द लाइन इन सेवरल पार्ट्स। सो द गुरेज वैली इज़ क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, और कृष्ण गंगा वैली डेमार्केटिंग दिस लाइन इन सेवरल पार्ट्स, बहुत सारे उसे पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सी रिवर? कृष्णा गंगा रिवर। लखनऊ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश signed a contract with the Animal Welfare Board of India to run Animal Birth Control Center. Okay. India's first Lighthouse Festival गोवा में होने वाला है, which is organized by the Union Ministry of Port, Shipping and Waterway. 75% of Indian villages वो बेसिकली ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस हो चुके हैं, और ये अभी अभी जल शक्ति मिनिस्टर ने कंफर्म किया है। 75% इंडियन विलेजेस यानी कि 4.4 लाख। नेक्स्ट है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल इन रोबिन्स वैली टाउनशिप न्यू जर्सी इज सेट टू बी इनॉग्रेटेड इन यूएस। ये जो मोन्यूमेंटल टेम्पल है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड ऑफ इंडिया
and it is going to become the second largest Hindu temple in the world, following the Angkor Wat in Cambodia. पहले कैम्बोडिया में जो अंकोर वट टेम्पल है वो फर्स्ट लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल माना जाता है वर्ल्ड में, और अब सेकंड स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल बनने वाला है. इंडिया गेट्स इट्स 54th टाइगर रिजर्व, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश. गोवा हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू बीच शैक पॉलिसी टू प्रमोट लोकल टूरिज्म विद इन दी स्टेट. कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है? गोवा ने. गोवा को हम पीरल ऑफ द ओरिएंट भी कहते हैं, पर्ल ऑफ द ओरिएंट. ओके. जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स पर्सोनल, ये किसके अंदर आती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. रिमेंबर दिस, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स पर्सोनल. 19th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास कंडक्टेड इन अलास्का. अलास्का कहाँ है? रशिया में. युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस के बीच में होती है. 26 सितंबर इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स. 26 सितंबर. वर्ल्ड रिवर डे हम 24 सितंबर को देखते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट है अतोदया दिवस, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय. ओके. कौन सी दिवस? अतोदया. हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय थे, ही इज एसोसिएटेड विद द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. ओके. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जिसे हम 25 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम. ये इसकी थीम है 2023 की. कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सितंबर 25 को. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संजीव मंत्री, अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईसीआई लॉम्बार्ड, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है. इनॉग्रल ऑफ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 23, वो हमारी कंट्री में ही हुआ है, जिसके विनर मार्को बेजीची हैं. 2023 का एशियन गेम्स कहाँ हो रहा है? चाइना में, हैंगजोउ. द फॉर्मर इटालियन प्रेसिडेंट जॉर्जिया नेपोलिटेनो हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 98. अब इनकी डेथ इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज हिज पासिंग मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा इन द इटालियन पॉलिटिक्स. काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने सर्व किया है. द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट एज वेल एज द सेंट्रल फिगर इन शेपिंग द कंट्रीज पोस्ट वॉर हिस्ट्री. सो दैट इज़ इट फॉर द टुडे. Thank you so much for watching. Have a nice day.